नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं केजरीवाल के बिहाफ पर, या मैं कहूं कि केजरीवाल की पैंतरेबाजी। हालांकि ये पैंतरे कानून है, कानून में पैंतरे ही चलते हैं। कुश्ती में भी पैंतरे चलते हैं, पहलवानी में भी पैंतरे चलते हैं और न्यायालय में भी पैंतरे चलते हैं। पैंतरे से मतलब हमारा ये है कि हमने एक आर्गूमेंट किया और कोर्ट के सामने अपनी बात रखी, विभिन्न प्रकार के मामलों को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए ये कहा गया है कि कानूनन, कानून में ये कहा जाता है कि आप बेयर एक्ट कम, और उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझिए। अगर कानून का कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो बेयर एक्ट तो अपने आप आ ही जाएगा, और बेयर एक्ट की कमियां भी समझ में आएंगी। अब वो कॉन्सेप्ट कैसे निकलेगा? वो कॉन्सेप्ट निकलेगा ही ऐसे कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के केसेस आएंगे, उन केसेस में प्रैक्टिकली कानून अप्लाइड होगा, यानी कि अप्लाइड लॉ। सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड करता है या उसके सामने जब समस्या आती है तो वो अप्लाइड लॉ कहा जाता है कि लॉ अप्लाई कैसे होगा। अगर कानून का कोई रास्ता वहां पर नहीं निकलता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 की पावर दे रखी है, और आर्टिकल 142 की पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकता है। यानी कि आर्टिकल 142 का अगर ऑर्डर होगा तो ये मान लीजिए कि वो अब कानून का रूप ले लेगा। कानून में व्यवस्था है कि नहीं है, फिर भी वो कानून का रूप ले लेगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि संस्कृति और संस्कार, जो रूढ़ियां हैं, वो रूढ़ियां, चलन, संस्कार पूर्वजों ने जो दिए हैं, वो संस्कार प्रिवेल करते हैं। आप उसका कोडिफिकेशन करते जाइए। हम लोग कोशिश करते हैं कि कोडिफिकेशन हो जाए ताकि उसमें वेरिएशन कम हो जाए, और ताकि उसमें गलती करने के चांस कम हो जाए और भ्रष्टाचार के भी चांस कम हो जाए, इसलिए उसका कोडिफिकेशन होता है। लेकिन कोडिफिकेशन हर एक छोटी बड़ी बात का नहीं हो सकता, हर एक मामले का कोडिफिकेशन नहीं हो सकता। जब जब मामला सामने आता है, सामने आने के बाद ही उस पर कोई संशोधन आता है, उसकी विधि बनती है। और अगर उस पर ऐसा कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं, वो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास है या हाई कोर्ट के पास है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उन मामलों पर जिन पर कानून साइलेंट है, या जो कानून गलत तरीके से बन गया है, या कानून की गलतियां हैं, या कानून के अप्लाइड फॉर्म में वो सही नहीं उतर रहा है, तो उस पर तमाम तरह के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर ऑर्डर करके उसका करेक्शन कर देते हैं। जैसे ही उसका करेक्शन होता है, उसका कानून बन जाता है, सारे कोर्ट उसको फॉलो करने लगते हैं। धीरे धीरे करके जब वो मामले बढ़ते हैं तो लेजिस्लेशन के अगर संपर्क में आ गया मामला, या लेजिस्लेशन को समझ में आ गया, तो फिर पार्लियामेंट भी उस पर संशोधन ले आती है। अगर ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आर्टिकल 142 का डायरेक्शन अगर समाज के विरुद्ध जा रहा है, लेकिन एक पार्टिकुलर मैटर में, पार्टिकुलर स्ट्रीम में, पार्टिकुलर फैक्ट के सामने कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में पार्लियामेंट उस पर चर्चा करने के बाद उसको पलट भी देती है, उसका संशोधन भी कर देती है। और अगर सही आ गया है तो वैसा भी रखा जा सकता है। ये दोनों ही बातें इंटेंशन पर डिपेंड करती हैं कि सरकार का इंटेंशन क्या है, पार्लियामेंट का इंटेंशन क्या है, और इंटेंशनली कोर्ट का उस समय रुख क्या है, कोर्ट का इंटेंशन क्या। कोर्ट को जब ये पता लगता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो कोर्ट करता है। खैर, मैंने वो इसलिए बताया कि ये पैतरा जो शब्द है, इसका कोई अनथा मीनिंग ना निकाल ले। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया, वो केस था रिमिशन का। रिमिशन से मतलब अगर हम वैसी सामान्य भाषा में माने तो वो था सजा माफी का केस। अब सजा माफी का केस आया कोर्ट के सामने कि भाई हमारी सजा माफ होनी है। सजा माफी का मामला हम सब कैसे करते हैं उसको भी समझ लेना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट और गवर्नर को पावर दे रखी है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर रिमिशन कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है, कुल मिलाकर क्षमादान कर सकता है, सजा का स्वरूप बदल सकता है, सजा से पहले छोड़ भी सकता है, और सजा का फॉर्म बदल सकता है, ऐसे हमने करा, और उसको कम भी कर सकता है, माफी भी पूर्ण रूप से दे सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास वो पूरी पावर जाए या गवर्नर उसको पूरा इस्तेमाल करे, उससे पहले जेल अथॉरिटीज रिकमेंडेशन करेंगी, जेल अथॉरिटीज उसका चाल चलन बताएंगी, जेल अथॉरिटी चाल चलन बताने के बाद कंसर्न डिपार्टमेंट भेजेंगी, कंसर्न डिपार्टमेंट उसको कैबिनेट के सामने रखेगा, कैबिनेट उसको अप्रूवल देगी, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद
वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा या फिर वो उनके पास चला जाएगा, गवर्नर के पास चला जाएगा। लेकिन कैबिनेट का अप्रूवल, अभी तक की जो व्यवस्था है वो है कैबिनेट का अप्रूवल, राष्ट्रपति को सोल पावर अभी तक नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि एक सज्जन सुप्रीम कोर्ट आए और उन्होंने कहा साहब हमारी फाइल पूरी तैयार है लेकिन कैबिनेट की बैठक ही नहीं हो रही है। कैबिनेट की बैठक होने के लिए चीफ मिनिस्टर की आवश्यकता है और चीफ मिनिस्टर है नहीं, वो जेल में है, इसलिए हमारा रिमिशन का मामला पूरा नहीं हो पा रहा, हमारा रिमिशन फंस गया है। ऑनरेबल जस्टिस एएस ओका और ऑनरेबल जस्टिस एजी मसीह की अदालत में यह मामला आया। ये तीसरी अदालत है, तीसरी अदालत में कह रहा हूं, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में कुछ मामले गए थे, कुछ मामले मतलब ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से ही रिलेटेड नहीं, तो वो शराब घोटाले का मामला हो, चीफ मिनिस्टर की पावर का मामला हो, चीफ मिनिस्टर की और उनके साथियों की बेल का मामला हो, और जो मतलब कुल मिलाकर ये एक ही बंच है, थोड़ा कम ज्यादा वेरिएशन के साथ चलता है। कई अदालतों में अलग अलग जा चुके हैं। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में जा चुका है, ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई की अदालत में एक मामला गया, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में गया। ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना के अदालत में ही सबसे पहले सारे मनीष सिसोदिया का लंबी सुनवाई उन्होंने करी। यानी कि अगर किसी अदालत को इस मामले के सबसे ज्यादा फैक्ट और कानून सुनने को मिले या जिसने सबसे ज्यादा एक्सरसाइज उस पर करी समय के अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि कोई अदालत भाई 2 घंटे में ही समझ जाए और कोई अदालत 2 दिन में भी ना समझे और कोई अदालत 2 महीने चलाए। समझने की बात है, कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है, कोर्ट पूरा उस पर कन्विंस होता है कि नहीं होता है, कब होता है, कैसे होता है। और जैसे संजीव खन्ना की अदालत में सबसे पहले मामले गए थे, मनीष सिसोदिया को लंबे समय तक उन्होंने सुना और मनीष सिसोदिया की बेल उस समय डिसमिस कर दी थी और ये कहते हुए डिसमिस कर दी थी कि भाई इसमें मनी ट्रेल मिली है। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल की बेल भी ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में गई। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पहले तो इंतरिम बेल ग्रांट की थी और वो 21 दिन वाली जिसमें चुनाव का टाइम था। फिर उसके बाद उन्होंने ईडी के मामले में इंतरिम बेल कंटिन्यू कर दी, पावर कॉन्फिस्केट कर दी। पावर कॉन्फिडेंस केस मतलब पावर वैसी ही जैसी कि इंतरिम बेल के समय गई थी, यानी कि ना सेक्रेटरीट जा सकते हैं, ना कोई फाइलें साइन कर सकते हैं, ना मंत्रिपरिषद की बैठक ले सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार का कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन आप चुनाव का काम कर सकते हैं। वही बात को ध्यान में रखते हुए ईडी के मामले में ऑनरेबल संजीव खन्ना साहब की अदालत ने ये ऑर्डर कर दिया। उसके जैसे ही ये ऑर्डर हुआ उससे पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, सीबीआई का मामला अलग था। फिर वो सीबीआई का मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट आया और इस समय सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई वाला मामला की सुनवाई हो चुकी है। उस पर क्या निर्णय होगा ये कोर्ट ने रिजर्व रखा है। और ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई की अदालत ने मनीष सिसोदिया की बेल ग्रांट कर दी। ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई की अदालत ने मतलब और ये के कविता की बेल ग्रांट कर दी और कहा कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज अ एक्सेप्शन। अरविंद केजरीवाल भी अंदर है। अरविंद केजरीवाल की बेल अगर सीबीआई के मामले में हो भी जाती है, अब देखिए क्यों ये कहां से हो सकता है, ये कैसे एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं कि अगर सीबीआई के मामले में जो कि जजमेंट पेंडिंग है उस पर बेल हो भी जाती है तो ईडी वाले मामले में बेल जो ग्रांट की गई है वो रिस्ट्रिक्टेड है। यानी कि अरविंद केजरीवाल बाहर जाने के बाद भी मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते। तो ये वाला केस जो आया ये इस बात का आया कि मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के बगैर सब काम बंद पड़े हुए हैं, हजारों हजार फाइलें पड़ी हुई हैं, कैबिनेट की बैठकें नहीं हो पा रही हैं। और साहब मैं तो मेरे फंडामेंटल राइट हैं, अगर सबने रिकमेंड कर दिया है रिमिशन हमारा यानी कि आजाद करने का कर दिया है और केवल सीएम के सिग्नेचर की वजह से रुका हुआ है, सीएम का सिग्नेचर हो जाए, कैबिनेट का सिग्नेचर मतलब सीएम का सिग्नेचर हो जाए तो फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की एलजी के यहां चला जाएगा, एलजी के साइन के बाद हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हमें अरविंद केजरीवाल जी को मेरी फाइल साइन करने के लिए अनुमति दी जाए, जेल के अंदर से काम करने की अनुमति दी जाए। आपको याद होगा ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना या और दूसरे जजेस की अदालत में ये बात कई बार हाईकोर्ट में भी आ चुकी है कि उनको पावर दी जाए
जेल के अंदर बैठते हुए ही उनको पावर दी जाए और वो सीएम का काम जेल के अंदर से कर ले। हर बार रिजेक्ट हुआ है, और रिजेक्ट होने के बाद ये हुआ कि नहीं, जेल के अंदर से कोई सीएम कैसे रह सकता है। सीएम की, और यहां तक कि जैसे मैंने कहा कि ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत ने ईडी के मामले में तो बाहर निकलने के बाद भी सीएम का काम नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो मैंने कहा कि अगर सीबीआई बेल कर भी देती है, सभी मामलों में बेल हो जाए, तो भी सीएम का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बेल जो ग्रांट की गई उसमें सीएम के काम करने पर रिस्ट्रिक्शन है। अब यह मामला यह कहता है कि सीएम का काम जेल के अंदर से करने की अनुमति दे दो, क्योंकि सीआरपीसी के धारा 432 के तहत गवर्नमेंट इंपावर्ड है रिमिशन के रिकमेंडेशन करने के लिए, पनिशमेंट को कम करने के लिए, और गवर्नमेंट उसको उनके कंडक्ट, रिहेबिलिटेशन, हेल्थ और कितना समय जेल में रहा, इन सबको ध्यान में रखते हुए करती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर की आवश्यकता है, सीएम के सिग्नेचर की आवश्यकता है, तो सीएम को जेल के अंदर से सिग्नेचर करने की अनुमति दी जाए ताकि मेरा काम हो सके। 2 जजेस की अदालत में मामला गया। ऑनरेबल जस्टिस, जैसे मैंने कहा, ऑनरेबल जस्टिस मसी, ऑनरेबल जस्टिस ओना, ऑनरेबल जस्टिस ओका, सॉरी। तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने यह बात गई, तो कोर्ट ने भारत सरकार को बुलाया, पूछा, और एएसजी से पूछा कि भाई क्या है। एएसजी ने कहा कि साहब हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, हम सरकार से इंस्ट्रक्शन लेके बात करेंगे। पावर मामला क्या है, ईडी के मामले में जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, क्या वो रिस्ट्रिक्शन कंटिन्यू रहने चाहिए? यानी कि चीफ मिनिस्टर इन केसेस के हवाले से क्या उसकी पावर रोकी जानी चाहिए, या प्रदेश के जो वो हैं पावर है उसको करे जाना चाहिए। आपको याद होगा कि ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना साहब की अदालत में जब ये केस गया था, तो उन्होंने एक बार ये भी पूछा था कि देखना ये भी है कि चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर से काम कर सकता है, या फिर चीफ मिनिस्टर जो जेल में है उस वो चीफ मिनिस्टर रह सकता है क्या। सवाल यह है कि जो जेल में है वो चीफ मिनिस्टर रह सकता है क्या, और दूसरा सवाल यह है कि चीफ मिनिस्टर कि जेल में होने के बाद क्या चीफ मिनिस्टर का काम कर सकता है। अब इसके दोनों मतलब निकाले जा सकते हैं अगर इंटरप्रिटेशन आप करना चाहे तो। एक इंटरप्रिटेशन यह है कि भाई जेल में है, आपने बंद कर दिया, वो फिजिकली कोई चीजें नहीं ले पाएगा, लेकिन सीएम का काम तो कर सकता है। भी सीएम तो है ही, साइन करवाइए फाइलों पर और ये करवाइए, कैबिनेट की बैठक और ये सब कर ले, केवल वो बाहर नहीं घूम सकता। एक तो इंटरप्रिटेशन ये है, और इसका काट ये है कि कोर्ट ने जो इसमें कहा, इस मामले में कोर्ट ने कहा कि क्यों ना हम अब आर्टिकल 142 के ऑर्डर कर दें। आर्टिकल 142 के ऑर्डर का मतलब है कि अगर प्रावधान नहीं है, क्योंकि एएसजी से जब पूछा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि बताइए कि भाई सीएम का काम क्यों नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा भाई इस पर एनोमली है, इस पर कोई कानून की क्लैरिटी नहीं है कि कोई आदमी, क्योंकि अभी तक क्या होता रहा, जिस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशन लगाए गए वो चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देकर अंदर जाता रहा, दूसरा चीफ मिनिस्टर बैठा रहा, वो काम करता रहा। ये पहला व्यक्ति है इस हिंदुस्तान के अंदर जो कहता है कि भ्रष्टाचार के कितने ही आरोप मेरे ऊपर हों, मैं राजनीति क्लीन करने तो आया हूं, लेकिन मैं सीएम रहूंगा, चाहे दिल्ली कहीं चली जाए, दिल्ली का कोई काम हो ना हो, मैं सीएम रहूंगा। अब उसको कहने का तरीका वो अपने तरह से कहता है। चीफ मिनिस्टर कहता है तुम्हारे षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे, फलाना हो गया तो ऐसा कर देंगे, ढिमक्का हो गया तो ऐसा कर देंगे, ये हो गया तो वैसा कर देंगे। यानी कि चीफ मिनिस्टर को अपने उत्तराधिकारियों में से किसी पर विश्वास नहीं, ना मनीष सिसोदिया पर विश्वास है, ना आतिशी पर विश्वास है, ना ही संजय सिंह पर विश्वास है। क्योंकि अगर चंपई सोरेन की तरह चीफ मिनिस्टर कोई और बन गया तो पता नहीं राजनीति इनकी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, क्योंकि सबके तो पिछवाड़े पे लात मारते रहे जीवन भर। जब से राजनीति में आए हैं उनके सबसे अच्छे साथियों को तो लात मार मार कर बाहर निकालते रहे। तो सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा उनके दिमाग में कि अगर मेरे किसी ने या उनके किसी ने लात मार दी तो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, दिल्ली कुछ दिन चला लेगा, उनके लात मारी तो वही हाल हो सकता है जो पहले लोगों का हुआ। इसलिए चीफ मिनिस्टर सिग्नेचर करने को चीफ मिनिस्टर रिजाइन करने को तैयार नहीं, दिल्ली की चिंता उनको बिल्कुल नहीं। अब वो उल्टा कह रहे हैं कि दिल्ली का काम रोक रहे हो आप हमको अंदर करके, और ये पिटीशन जो आई वो ये कह रही है कि साहब चीफ मिनिस्टर को पावर दीजिए हम करें, और कोर्ट उसमें ये पूछ रहा है कि चीफ मिनिस्टर को रोका कैसे जा सकता है, जेल के अंदर चीफ मिनिस्टर को क्यों रोका जा सकता है अगर एनोमली है, जैसा सरकार कह रही है, एएसजी कह रहे हैं कि उसमें एनोमली है क्योंकि क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी नहीं है तो स्पेस बनता है, स्पेस बनता है तो आर्टिकल 142 का स्कोप भी बनता है।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 का स्कोप बनता है कि वो इसमें, सोच लीजिए, ऑर्डर कर सकते हैं। आर्टिकल 142 का ऑर्डर का मतलब है कि अगर आज तक कानून नहीं है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है किसी भ्रष्टाचार के मामले में, तो चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर से फाइलें साइन करना और बैठक लेने का अधिकारी रहेगा। इतनी सी बात कहनी है कि चीफ मिनिस्टर कोई भी जेल में जाए, भविष्य में कोई चीफ मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देने वाला। और जेल चूंकि उसी के राज्य में होती है और उसका जेल मंत्री भी होता है, जेल का अधिकार भी उसी को होता है, इसलिए जेल में बढ़िया लग्जरियस लाइफ जिएगा और साइन अंदर से करेगा, कैबिनेट का काम करेगा और लोगों को यह बताएगा कि हमको जेल में भेज दिया है और हमारे खिलाफ ये खुन्नस निकाल रहे हैं, हमारे खिलाफ वो कर रहे हैं, हमारे खिलाफ ऐसा वैसा जो भी कहेगा। तो मामला तो एनोमली तो है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंस्ट्रक्शन लेकर आइए, और इंस्ट्रक्शन लेकर आइए, नहीं तो हम आर्टिकल 142 का ऑर्डर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्यों हो जाएगा ऐसा? वो इसलिए ऐसा हो जाएगा क्योंकि सीबीआई के मामले में बेल होना संभावित है। कोर्ट की जिस जिस तरह से उस दिन आर्गुमेंट चला और बाकियों को जिस तरह से कोर्ट छोड़ चुकी है, तो उसमें इनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ईडी की जो बेल है वो अभी फंसी हुई है। और मजे की बात यह है, जो अभी तक का एक प्रेसिडेंट टाइप रहता है हाईकोर्टों में, तो एटलीस्ट खूब रहता है कि एक मामले में अगर एक बेंच ने कोई केस सुना, तो उससे रिलेटेड जितने मामले हैं उसी बेंच में आते हैं, वो सब अटैच होते चले जाते हैं। लेकिन यहां पर बेल के मामले में तीन तीन बेंचें बदल चुकी हैं। अब जैसे संजीव खन्ना, जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक सुनने का जिनको अवसर मिला, सबसे ज्यादा माइंड अप्लाई करने का अवसर मिला, जिन्होंने सबसे ज्यादा फाइलों में मगजमारी करी, मतलब दिमाग लगाया, उनकी अदालत में बाद में केस नहीं फंसे। उन्होंने पहले मनी ट्रेल को ध्यान में रखते हुए सबकी बेलें रिजेक्ट कर दी थी, और अब दूसरी अदालतों में पड़ा तो बेलें खटाखट ग्रांट हो रही हैं। ये फैक्ट, हालांकि मैं कानून का ये तगाजा है कि जब केस फाइल हुआ तब बेल मांग सकते हैं, चार्जशीट लगी तब बेल मांग सकते हैं, कॉग्निजेंस लिया तब बेल मांग सकते हैं, ट्रायल चल रहा है उसमें एविडेंसेस नहीं आए तब बेल मांग सकते हैं। तो अब ये चार्जशीट चूंकि जमा हो चुकी है, तो अब वो राउंड चल रहा है कि चार्जशीट जमा हो चुकी है। पहले इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, साहब आप बेलें रिजेक्ट करते गए, अब चार्जशीट जमा हो चुकी है तो अब बेलें दोबारा लगाई गई हैं और बेलें अब खटाखट ग्रांट भी हो रही हैं। और इसी को ध्यान में रखेंगे तो सीबीआई वाले मामले में भी बेल ग्रांट होने के अवसर इस समय हैं। लेकिन ईडी वाला मामला अभी फंसा हुआ है, उसमें सीएम तो नहीं रहेंगे ये। तो फिर अब ये नए केस में ये बात आई कि सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सीएम अगर वो जेल के अंदर हैं तो भी पावर, तो भी दिल्ली के इतने हजारों केसेस के मामले में, हजारों मैटर्स में सीएम के साइन नहीं हो रहे, दिल्ली हाईजैक हो गई। जैसा मैंने कहा था, दूसरा विषय यह भी था कि सीएम नहीं रहेंगे, यानी कि जेल में एक व्यक्ति, किसी भी, जो हमारे यहां का सामान्य चाल चलन है उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और सीएम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही होता है, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर 24 घंटे, कुछ मामलों में 48 घंटे, कुछ मामलों में एक हफ्ता जेल के अंदर रहता है, तो उसकी पोस्ट ऑटोमेटिकली चली जाती है। वो बेल अगर उसको ना मिली 24 घंटे के अंदर, तो फिर वो, उसकी नौकरी चली जाती है, वो सस्पेंड हो जाता है, उसको फिर मुकदमा लड़ना पड़ता है, तब कहीं रीस्टेट्यूट होता है। लेकिन सीएम इतने लंबे लंबे समय तक, जो कि खुद चीफ मिनिस्टर है, जो कि पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट इतने लंबे लंबे समय तक क्या जेल में रहने के बाद भी सस्पेंड नहीं होगा? क्या उसकी नौकरी नहीं जाएगी? क्या उसकी पोस्ट नहीं जाएगी? यह एक सवाल है। एनोमली नहीं है इसमें। एनोमली तब होती जब यह कहा जाता कि नहीं, किसी के लिए भी साहब वो जेल में चला जाएगा, अगर कोई आईएएस अधिकारी है जेल में चला जाएगा, आईएएस बना रहता है, तो उसको जेल से काम करने का अधिकार है। चीफ सेक्रेटरी चला जाता है तो उसको जेल से काम करने का अधिकार है। कोई ऑफिसर जेल चला जाता है तो उसको जेल से काम करने का अधिकार है। और मजे की बात यह है कि जो काम चीफ मिनिस्टर करता है उसी विषय का भ्रष्टाचार है। जो काम करता है उसी विषय का भ्रष्टाचार, उसी भ्रष्टाचार में जेल में है। मैं कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मर्डर केस लग गया और मर्डर केस में उसको गिरफ्तार कर, लेकिन वो जो नौकरी कर रहा है, नौकरी में उसके खिलाफ कोई इस तरह की बाधा नहीं है,
यानी कि नौकरी का कोई करप्शन का केस नहीं है, नौकरी सुचारू रूप से होती है। तो सवाल यह पैदा होगा कि क्या वो जेल के अंदर मर्डर केस के ट्रायल चलते समय अपनी नौकरी कर सकता है? क्या जेल के अंदर उसके लिए फाइलें भेजी जा सकती हैं? जेल के अंदर से वो काम कर सकता है, क्योंकि जो काम वो कर रहा है उसका तो कोई एलिगेशन ही नहीं है, और वो कह रहा है कि साहब मर्डर का केस मेरे ऊपर गलत लगा दिया गया है। बात समझ में नहीं आई तो फिर से समझिए। अब चीफ मिनिस्टर जो काम के लिए बैठाया गया है उसी में भ्रष्टाचार का उसके ऊपर आरोप है, उसी में उसकी बेल डिनाई है। तो क्या जिन मामलों को करने के लिए उसके खिलाफ भ्रष्टाचार है, उन मामलों को जेल के अंदर से आगे बढ़ा सकता है? ये एक नई एनोमली क्रिएट हो जाएगी। या तो पैरिटी बिठानी है तो नीचे सर्वेंट से लेकर, यानी कि मैं वो उसके उसके प्यून से लेकर, सरकारी प्यून से लेकर और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक एक सा नियम होना चाहिए। सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सब पब्लिक सर्वेंट हैं, एक एक इलेक्टेड है, एक सेलेक्टेड है, लेकिन है सब गवर्नमेंट सर्वेंट, और सबको सैलरी मिलती है, सबको फैसिलिटी उसी हिसाब से दी जाती है। तो क्या चीफ मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट नहीं है? और अगर चीफ मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो फिर चीफ मिनिस्टर क्यों है? और अगर चीफ मिनिस्टर को जेल के अंदर से काम करने का अधिकार है, आर्टिकल 142 का ऑर्डर हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या यह रास्ता खुलेगा बाकी पब्लिक सर्वेंट के लिए भी कि वो सब कोर्ट तक जाएंगे और कहेंगे साहब हमारी बेल ग्रांट नहीं हुई, मैं जेल में हूं, जिस काम को करने के लिए मैं आईएएस बना था, जो मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूं, कलेक्टर का काम कंटिन्यू रखना चाहिए, मैं तो वहां पर मेरे खिलाफ जो आरोप हैं वो दूसरे विषय के हैं, भ्रष्टाचार के, और इस मामले में अगर उसमें भ्रष्टाचार के भी मामले में कोई आरोप है तो जेल जाने के बावजूद, अगर चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने के बाद, लंबे समय जेल जाने के बाद जेल के अंदर से काम कर सकता है, तो फिर पब्लिक सर्वेंट बाकी क्यों नहीं? मैंने आपको कहा ये घुमा के पिटीशन आई है, नए पैतरे होंगे, इसमें नई बातें होंगी, नई एनामली है, एनामली सॉल्व होगी, क्या होगा वो अगली तारीख को पता लगेगा। लेकिन अभी एएसजी को ये इंस्ट्रक्शन है कि जाइए और इंस्ट्रक्शन लेकर आइए, नहीं तो आर्टिकल 142 के ऑर्डर भी हो सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि सोचने का तरीका क्या है। मैं जैसे सोचता हूं वैसे मैंने आपको बताया, बाकी आप लोग लिखकर बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।